नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं दिलीप कुमार की बातें करूंगा। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। इस हिसाब से वे आज 98 साल के हो गए, 98 ईयर्स के। यह बहुत अच्छी खासी उम्र है, लंबी उम्र है और हम सभी की दुआ है कि वे और लंबी उम्र पाएँ, सेंचुरी पूरी करें और उसके आगे भी जाएं। वे सेहतमंद रहें। सायरा जी उनकी बीवी उनका पूरा देखभाल करती हैं और उनके सेहत की अब जानकारियाँ देती रहती हैं, अपडेट देती रहती हैं, अपने प्रशंसकों के लिए, दर्शकों के लिए बताती रहती हैं वो। और कभी कभार दिलीप साहब की तस्वीरें भी देती हैं, जिससे पता चलता है कि दिलीप कुमार जी स्वस्थ हैं। हालांकि अब वे बोल नहीं पाते हैं और न चीज़ें उनको याद रहती हैं, लोगों को पहचान भी नहीं पाते हैं। बावजूद इसके उनकी मौजूदगी हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है। हम चाहेंगे कि वे हमारे बीच मौजूद रहें। दिलीप कुमार साहब एक्टिंग की पाठशाला माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उनके समकालीन और उनके बाद आए सभी कलाकारों ने कहीं न कहीं उनसे कुछ सीखा। उनकी संवाद अदायगी के से सीखा, उनके अभिनय से सीखा, उनकी सहजता से सीखा। और अमिताभ बच्चन तो खुले शब्दों में कई बार उनकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि वे उत्तम ही नहीं सर्वोत्तम अभिनेता हैं। और वैसे अमिताभ बच्चन को उनकी गंगा जमुना सबसे ज़्यादा पसंद है और वे इसका जिक्र बार बार करते हैं। जब भी दिलीप कुमार की चर्चा होती है, उनकी फिल्मों की चर्चा होती है, तो वे गंगा जमुना का ही नाम लेते हैं। उनके हिसाब से गंगा जमुना में दिलीप कुमार साहब ने जो पुरबिया बोली थी, वो उसका कोई सानी नहीं। उसे सुनकर वे दंग रह गए थे। खुद पुरबिया हैं वो, लेकिन उनका कहना था कि शायद मैं भी इस तरीके से पर्दे पर ना बोल पाऊँ। वास्तव में ये एक खूबी है जो दिलीप कुमार में है कि वे ज़ुबान और अपनी लैंग्वेज में बहुत ही साफ़ हैं और डायलॉग डिलीवरी में भी उनको कोई पकड़ नहीं सकता। और जिस तरीके से, जिस अंदाज में वे बोलते हैं, वह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आप अगर मुग़ल आज़म देखें तो आप समझ सकते हैं कि उसके पहले, दिलीप कुमार के पहले की जो संवाद शैली थी, जो डायलॉग डिलीवरी होती थी, वो उसके नमूने के तौर पर आप पृथ्वीराज कपूर को देख लें और दिलीप कुमार को एक नई शैली जो उन्होंने खुद विकसित की थी, उसके नमूने के तौर पर देखें और फिर दोनों की भिड़ंत देखें या दोनों की टक्कर देखें, तो ऊंची आवाज़ में लगभग चीखते हुए बोलने वाले पृथ्वीराज कपूर की आवाज़ के सामने उनकी मध्यम स्वर में, मुलायम आवाज़ में विरोध की बातें भी अपना असर डालती हैं। दर्शकों को ये चीज़ें, सलीम के रोल में उनकी भूमिका बहुत ही पसंद आई थी। उनकी फिल्मों की संख्या थोड़ी कम रही, इसलिए भी कि वे बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं करते थे। और एक बार एक हमारे मित्र हैं अली पीटर जॉन, उन्होंने कोई स्मरण लिखा था अपनी स्मृति से, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक बार दिलीप साहब ने उनसे पूछा कि गोविंदा कितने पैसे लेता होगा, तो उन्होंने एक रकम बताई, गोविंदा की फ़ीस उस समय जो हुआ करती होगी। और फिर दिलीप कुमार ने कहा, इस हिसाब से तो यार मैं बहुत ही गरीब हूँ, क्योंकि गोविंदा ने तो इस रकम में और 200 से ज़्यादा फिल्में कर ली हैं, मैंने तो फिल्म भी 100 की संख्या भी नहीं पार कर सका और फीस भी हम लोगों के समय में कम हुआ करती थी, तो इस लिहाज से तो मैं बहुत ही गरीब एक्टर हुआ। लेकिन दिलीप साहब को मालूम होना चाहिए कि वे बहुत ही अमीर एक्टर हैं और अमीरी पैसों से नहीं तौली जा सकती। अमीरी इस चीज़ से नहीं तौली जा सकती कि एक व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ कमाया। हम बहुत सारे कलाकारों को देख रहे हैं अपने सामने अभी कि वे बहुत कमा रहे हैं, लेकिन आप यकीन करें कि उनके जाने के बाद अगर उनका रेट्रो किया जाए, उनकी फिल्में दिखाई जाएँ, चुनी जाएँ, तो उनमें दिखाने लायक फिल्में ही नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने यादगार भूमिकाएं बहुत कम की हैं और उन्होंने पैसे बहुत कमाए हैं। तो दिलीप कुमार ने नाम कमाया, शोहरत कमाया, पैसे कम कमाए,
और उनकी मकबूलियत, उनकी शोहरत भारत में है, भारत के बाहर पाकिस्तान में है और दुनिया भर में है। और हर जगह के लोग उनको पसंद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, चाहते हैं कि वे हमारे बीच रहें। दिलीप कुमार की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने जो सहजता, जो स्वाभाविकता अपनी एक्टिंग में पैदा की और लाई, वह उसके पहले नहीं देखने को मिलती है। एक हल्की सी झलक उनके समकालीन ही रहे, लगभग मोतीलाल में थोड़ी सी एक अलग अंदाज में दिखती है, वरना बाकी सारे कलाकार, उनके बाद के आए कलाकार भी जिस ढंग से स्टाइल में और खुद को पेश करने में ज़्यादा नज़र आते हैं, अपने किरदारों में जाते हुए बहुत कम दिखते हैं वे। और किरदारों के प्रति जो उनका, दिलीप साहब का अपना रवैया रहता था और जिस तरीके से वे किरदारों में प्रवेश करते थे या उन्हें आत्मसात करते थे, उसी का नतीजा था कि उन्होंने जब बहुत सारी ट्रेजेडी वाली फिल्में की, ट्रेजिक रोल किए, तो दुखी और अवसाद में रहने लगे। और इसके लिए उन्होंने फिर विदेश जाकर के और साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट किया। पता चला कि उन्होंने मना किया कि आप ऐसी भूमिकाएं न किया करें, और इसी की वजह से उन्होंने गुरुदत्त की फिल्म प्यासा छोड़ दी थी। नहीं तो गुरुदत्त चाहते थे कि प्यासा में वे दिलीप कुमार को ही साइन करें। दिलीप कुमार की सहयोगी पत्नी और उनकी हमसफ़र सायरा बानो की भी तारीफ़ करनी होगी, जिस तरीके से वो देखभाल करती है। मैंने बहुत करीब से देखा है कि जब दिलीप कुमार मिलते जुलते थे, आते जाते थे और 70 के हो चुके थे, तब भी मैंने देखा कि उनकी हथेली सायरा जी की हथेली में रहती थी और ऐसा लगता था कि सायरा जी की हथेली में और उनकी हथेली में कोई रिमोट एक कनेक्शन है, और उनके हथेली घुमाने के अंदाज से शायद दिलीप साहब समझ जाते थे, या बैठना है, उठना है, चलना है, ये सारी चीज़ें उस हथेली के जरिए जाहिर हो जाती थी। इस बात को हो सकता है कुछ और लोगों ने मार्क किया हो, लेकिन मैंने तो बहुत बारीकी से इसे महसूस किया। मुझे याद है एक बार मैं उनके जन्मदिन पर गया था, और जन्मदिन पर जिस ढंग से कमल हसन भी उस समय आए हुए थे और बहुत सारे कलाकार उनसे मिलने आए थे। कमल हसन तो उनके इतने बड़े मुरीद हैं कि एक बार जब दक्षिण भारत से उन्हें कोई पुरस्कार दिया गया मुग़ल आज़म के रिलीज़ के समय, तो वे पुरस्कार को देने के लिए उनके घर पे आए थे। ये कुवत होती है किसी कलाकार के शोहरत की और उसके मकबूलियत की। दिलीप कुमार साहब को बहुत याद किया जाएगा, उनके फिल्मों की बातें की जाएंगी। उनकी बायोग्राफी आ चुकी है, अपनी बायोग्राफी उन्होंने लिखी है, उदय तारा नायर जी ने उसे लिखी है और सायरा बानो की मदद से लिखी है। वो किताब ऑथेंटिक किताब मानी जाती है। हालांकि उस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि उनके जीवन के कुछ प्रसंग छूट गए हैं या छोड़ दिए गए हैं। बात जो भी रही हो, लेकिन अमूमन भारतीय संदर्भ में जब भी आत्मकथा की बात आती है तो एक देव आनंद के अलावा और किसी ने भी अपनी आत्मकथा में ईमानदारी नहीं बरती है। इवन नए जो कलाकार हैं या फिल्म मेकर हैं, उनकी जीवनियाँ भी आ रही हैं, उनकी आत्मकथा भी आ रही है, लेकिन वे सभी झूठ बोलते नज़र आते हैं, कुछ छिपाते नज़र आते हैं और कुछ प्रदर्शन करते नज़र आते हैं। तो दिलीप कुमार पे एक अच्छी किताब की ज़रूरत है, और जो उनके एक्टिंग का विश्लेषण करे, जो उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करे, जो उनके योगदान का विश्लेषण करे और एक संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण मूल्यांकन कर सके। उनकी कम फिल्में हैं जो कोई भी देख सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है। आजकल बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई होती है, फिल्मों की पढ़ाई होती है। मैं तो चाहूँगा किसी विश्वविद्यालय में उनके ऊपर कोई रिसर्च सेंटर बने, कोई पीठ बने, जहाँ लगातार उनकी फिल्मों पर बात हो, उनके काम पर बात हो, उनकी एक्टिंग पर बात हो, उनकी संवाद शैली पर बात हो, उनके फैसलों पर बात हो। आप देखें कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई विज्ञापन नहीं किया और न ही बहुत ज़्यादा फिल्में करने की ठानी उन्होंने। वे सीमित संख्या में फिल्में करते रहे और उसी से खुश रहे, और उन फिल्मों, हर एक फिल्म एक ऐतिहासिक फिल्म आज हो चुकी है। उन फिल्मों को फिर से देखा जाना चाहिए।
कल पता नहीं क्या योजना है चैनलों की और बाकी OTT प्लेटफॉर्म की और भारत सरकार के INB मिनिस्ट्री की या फिल्म्स डिवीज़न की। मुझे लगता है कि उन सभी को कुछ ना कुछ फिल्में कल से शुरू करके और लगातार दिखानी चाहिए, बल्कि आज उनके जन्मदिन के मौके से ही शुरू कर देना चाहिए। अगर आज नहीं कर पा रहे हैं तो कल से शुरू करें और पूरे महीने चलाएं तो ज़्यादा बेहतर, नहीं तो कम से कम एक हफ्ते तक उनके फिल्मों का पुनरावलोकन हो, तभी हम उनके समय को ढंग से परख सकते हैं और करीब से देख सकते हैं। मैं फिर से उनके सेहत की दुआ करता हूँ और चाहता हूँ कि वे बिल्कुल स्वस्थ रहें और हम सभी के बीच मौजूद रहें। धन्यवाद।